तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो वेरियस अथॉरिटीज होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उसकी जो ड्यूटीज होती है वो क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको उसका प्रोसीजर और जो शक्तियां होती है पावर होती हैं वो बताई मैंने। आज इस वीडियो में आपको मैं ड्यूटीज बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को पूरी देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं लॉ एस्पिरेंट्स। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो सेक्शन 12 में जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं उसमें से जो कंसलेशन ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि 6 सब सेक्शनों में बांटी गई है। जहां पर भी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने वाला हो या फिर एग्जिस्टेंट हो, मतलब कि वो पहले से ही वहां पे मौजूद हो, मतलब कि डिस्प्यूट हो रखा हो या फिर होने वाला हो, उस जगह पे जो समझौता अधिकारी होता है कंसलेशन ऑफिसर होता है वो वहां पे अपनी कार्यवाही करेगा। और अगर ऐसा विवाद जो डिस्प्यूट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब लोक उपयोगी सेवा से रिलेट कर रहा होगा और धारा 22 के अंतर्गत अगर उसे नोटिस दिया जा चुका है तो जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा आगे उसके मतलब उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही वो अपनी आगे की प्रोसीडिंग अपनी कार्रवाई करेगा जो कंसलेशन ऑफिसर होता है। सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो कंसलेशन ऑफिसर होता है वो सेटलमेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा। किन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगा? वो जो फैक्ट्स हैं, जो रीज़न है जिनसे डिस्प्यूट अराइज हुआ है या फिर जो मेरिट्स है डीमेरिट्स है, जो भी पार्टीज के बीच में जो भी समझौता करवाना है, जो भी सेटलमेंट करवाना है, उसके लिए वो उन सभी चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो उनका समझौता करवाने के लिए अपनी कार्रवाई करेगा। जो पार्टीज होगी उन सब की बातों को सुनेगा वो और उनके जो फैक्ट जो उनके रीजंस होंगे डिस्प्यूट के लिए उन चीज़ों को सुनेगा वो और तब वो समझौता करवाएगा आगे। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया कि जो समझौता अधिकारी है कॉन्सुलेशन ऑफिसर है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें समझौता जो करवाया है उसने जो सेटलमेंट करवाया है उसका एक मेमोरेंडम बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा और उस पर दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर करके मतलब कि साइन करवा के गवर्नमेंट को सेंड कर देगा जो रिपोर्ट होगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि यदि किसी भी ऐसे रीजन से या फिर कोई फैक्ट है या कोई भी ऐसी बात है जिससे कि समझौता अधिकारी जांच करने के दौरान मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सारे पक्षों को रखते हुए भी इन दो पक्ष जिनमें डिस्प्यूट हुआ है उनमें सेटलमेंट नहीं करवा पाता, तो उसके जो रीजन होंगे, जो फैक्ट होंगे, सिचुएशंस होंगी, उन सब की एक रिपोर्ट बनाएगा और ये बताएगा कि उसने क्या क्या कार्य किया और किन कारणों के कारण मतलब कि किन कारणों से किन रीजनों से वो जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रही, उसकी भी रिपोर्ट बना के वो सरकार को मतलब गवर्नमेंट को भेजेगा। तब सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो समझौता अधिकारी है काउंसिलेशन ऑफिसर है जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजता है और उसमें ऐसा है कुछ फैक्ट्स और रीजन हैं जिनसे कि उनको ये महसूस हो, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको ऐसा लगे कि हमें ये जो मैटर है, ये डिस्प्यूट है, इसे हमें आगे रेफरेंस देना चाहिए, मतलब कि ये जो मैटर है उसको रेफर करना चाहिए लेबर कोर्ट को या फिर कॉन्सुलेशन बोर्ड को या फिर ट्रिब्यूनल्स को, तो वो उसको निर्देश दे सकते हैं, मतलब कि रेफर कर सकती है, जो सरकार है उस मैटर को रेफर कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट किसी रीजन की वजह से उनको निर्देश नहीं कर पा रही, मतलब कि जो मैटर है वो ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट में मतलब कि लेबर कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड में नहीं दे पा रही है किसी भी रीजन से, तो वो उस रीजन को जो पार्टीज होंगी जो डिस्प्यूट कर रही हैं उनको वो बताएगी। सब सेक्शन 5 में ये बताया गया है। बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि विद इन 14 डेज जो कंसलेशन ऑफिसर होता है विद इन 14 डेज अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सेंड करेगा। 14 डेज कहाँ से काउंट करेंगे? जिस दिन से उसने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया है, मतलब जिस दिन से वो कार्रवाई शुरू करता है उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसे सेटलमेंट करना है, या फिर सेटलमेंट नहीं भी होता है तब भी उसको अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सेंड करनी है। बट ये जो 14 डेज का टाइम पीरियड है ये जो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक्सटेंड कब होगा? जब दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट कर रही है वो दोनों पार्टीज रिटर्न में गवर्नमेंट को उसको टाइम एक्सटेंड करने के लिए मतलब कि एप्लीकेशन लिख दे, तो ये जो 14 डेज का टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 13 की जो कि है कॉन्सुलेशन बोर्ड के ड्यूटीज़ के बारे में। इसको सबसेक्शन 5 में मतलब कि टोटल सबसेक्शन 5 में डिवाइड किया गया है और इसमें इसकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। दोस्तों सबसेक्शन फर्स्ट में मतलब सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है अगर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिस्प्यूट को उस मैटर को रेफर करती है कॉन्सुलेशन बोर्ड को, तो कॉन्सुलेशन बोर्ड की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो उसके जो फैक्ट्स हैं, जो उसके मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेट करे और उसका सेटलमेंट करवाए। और वो जो सेटलमेंट होगा वो बिना किसी देरी के होना चाहिए। जो जो सेटलमेंट है वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए,
ठीक है दोस्तों। और जो भी मैनर उसको सही लगता है तो वो उस मैनर में उसका सेटलमेंट करवाएगा। बट जो सेटलमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टीज को कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचे ना, और जो जो सेटलमेंट है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए और फेयर हो बिल्कुल। अब बात करते हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 की। इसमें यह कहा गया है कि सेटलमेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, जो कार्रवाई चल रही होती है, उसके दौरान ही अगर दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाती है, तब वो क्या करेगा, तब जो समझौता बोर्ड है, जो कंसिलिएशन बोर्ड है, वो सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। जो डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें जो मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडम में उन दोनों के जो पार्टीज है उनके जो हस्ताक्षर होंगे उसके साथ वो उसको रिपोर्ट भेज देगा गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर समझौता बोर्ड कोई भी जो मैटर है, जो डिस्प्यूट है, उसका जो समझौता नहीं कर पाता, मतलब कि सेटलमेंट नहीं करवा पाता, तो वो क्या करे, तब उस कंडीशन में भी दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा। जो फैक्ट्स होंगे, सिचुएशंस होंगी, जो स्टेप टेकन होंगे, जो उसने जो भी स्टेप लिए हैं, जो अपना ओपिनियन है, जो मतलब सलाह है, वो सब चीजें ये रिपोर्ट में भेजेगा। उस रिपोर्ट में ये रीजन भी बताएगा कि किन रीजनों से जो सेटलमेंट है वो हो नहीं पाया है, और ये एक रिकमेंडेशन भी देगा कि इसके आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए। मतलब ये अपनी पूरी सलाह देगा और रिपोर्ट के साथ सब कुछ मतलब कि बताएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किन किन कारणों से समझौता नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। तो सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट नहीं पाया है, और वो जो डिस्प्यूट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेट करता है, तब भी अगर गवर्नमेंट उसको डिस्प्यूट को आगे रेफर नहीं करती है, उस मैटर को आगे रेफर नहीं करती है लॉ, मतलब कि जो लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, और जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स है, अंडर सेक्शन 10 में उसको रीजन बताना पड़ेगा कि जो रीजन क्या है जिससे वो आगे रेफरेंस नहीं दे पा रही है उस मैटर का। तो ये बताया गया सबसेक्शन 4 में। आगे हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 की, जिसमें यह कहा गया है कि जो कंसोलिडेशन बोर्ड होगा, अगर वो मैटर, जो सरकार है वो मैटर को आगे निर्दिष्ट कर देती है, मतलब कि रेफर कर देती है, तो जो कंसोलिडेशन बोर्ड होगा उसको 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और ये जो 2 महीने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट ये 2 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। और ये एक्सटेंड कब होगी, जब जो पक्ष होंगे उनकी आपसी सहमति होगी, मतलब जो डिस्प्यूट के पार्टीज हैं वो अगर आपसी सहमति कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हमें जो सबमिशन है रिपोर्ट की, उसकी अवधि जो है, टाइम पीरियड उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़ाएंगी। वो भी हमें रिटर्न में देना पड़ेगा, मतलब जो पार्टी है वो रिटर्न में देगी कि जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है उसकी जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए, बट ये 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 14 की। तो सेक्शन 14 में ये बोला गया है कि जो ड्यूटी ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की क्या ड्यूटीज होंगी, इस सेक्शन में यह बताया गया कि जो जांच न्यायालय है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसके ये कर्तव्य होंगे, मतलब उसकी ये ड्यूटी होगी, उसके पास जो सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो रेफर्ड मामले आए हैं, जो ड्यूट जो डिस्प्यूट्स आए हैं, उनकी वो जांच करेगा, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसके संबंध में अपनी व्याख्या, मतलब कि अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, और वो 6 महीने के अंदर अंदर उस रिपोर्ट को सरकार को सबमिट कर देगा। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 में यह कहा गया है कि जो श्रम न्यायालय होते हैं, अधिकरण होते हैं, और जो राष्ट्रीय अधिकरण होते हैं, मतलब कि लेबर कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और नेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया। तो इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, गवर्नमेंट जो द्वारा, मतलब इनको गवर्नमेंट जब कोई मामला, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो डिस्प्यूट है वो निर्दिष्ट कर देती है, मतलब कि डायरेक्ट कर देती है कि आप इसको देखो और इसमें जो डिग्री दीजिए, मतलब कि एडजुडिकेशन दीजिए, मतलब कि न्यायिक निर्णय दीजिए, तब वो उसका कर्तव्य होगा कि उसमें वो न्यायिक निर्णय दे विद इन ए टाइम। मतलब जो सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आप इतने टाइम में इस मैटर के ऊपर अपनी जो डिग्री है वो दीजिए, जो न्यायिक निर्णय है वो दीजिए, तो उस विद इन टाइम में उसको वो डिग्री देनी पड़ेगी। और जो अवार्ड होगा, जो मतलब कि अवार्ड होगा, वो सबमिट करना पड़ेगा किसको, वो सबमिट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो लेबर कोर्ट होगा, जो ट्रिब्यूनल होगा, और जो राष्ट्रीय अधिकरण, मतलब कि नेशनल ट्रिब्यूनल होगा, वो अपनी जो डिग्री दी गई है और जो अवार्ड है उसको सबमिट कहाँ करेगा, उसको सबमिट सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा वो। ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन 15 में इतना ही था। तो दोस्तों आज आपने जाना कि इसकी जो ड्यूटीज होती है वो क्या होती है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है इसी कंटेंट से रिलेटेड, तो मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लिंक देख सकते हो, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन होगा, आप वहां से मेरी जितनी प्रीवियस वीडियो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के बारे में वो सब देख सकते हो, और आराम से इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।